बेसिकली हम यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो चुका था पहला लॉकिंग बेस्ड का। दिस वाज इट्स अबाउट लॉकिंग अप्रोच। नेक्स्ट वी सी आज का हमारा लेक्चर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। कुछ उसमें पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक के कॉन्सेप्ट को रीड आउट कर रहे हैं। पहला हमने पेसिमिस्टिक के लॉकिंग बेस कंकरेंसी कंट्रोल को मैनेज कर लिया, उसको पढ़ लिया, रीड आउट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है टाइम स्टैम्प बेस कंकरेंसी कंट्रोल। जैसा कि आपको नाम से ही मैनेज हो रहा है, मैं समझ लग लिया कि इसमें टाइम के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। आपकी जो ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा आएंगी उसको एक्सेस करने की ज़रूरत जब आएगी तो उसको हम टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे। बेसिकली कहने का मकसद ये है। तो जैसे कि हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम शेड्यूल में सीरियलाइजेबिलिटी इम्प्लीमेंटेड करते हैं कि हम सीरियल वाइज इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आने वाला जो सीरियल के मुताबिक जो टास्क है वो पहले को हर्ट ना डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस तरह अगर हम सीरियलाइजेबिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसके शेड्यूल को तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स के जो कंकरेंसी कंट्रोल का टाइम स्टैम्प के हिसाब से काफ़ी सोल्यूशन मिल जाता है। और हम इसमें ऑर्डरिंग जो ट्रांजैक्शन की करते हैं वो सीरियलाइजेशन के तौर पर करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इसमें जब हम जो हमारा यूनिक टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि हम जो जारी सी बात है हर एक को यूनिक टाइम स्टैम्प देना होता है। क्यों देना होता है? इसकी वजह से देखिए आपस में डिस्टोर्शन ना पैदा हो जाए, वायलेंस ना पैदा हो जाए, आपस में इंटरेक्ट ना कर जाए, तो इस वजह से इनको लहदा टाइम स्टैम्प दिया जाता है। तो यूनिक टाइम स्टैम्प आर इशूड बाय ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। टीएम मींस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्योंकि टाइम स्टैम्प के हिसाब से जब आप उसको यूनिक कर दोगे आपके जितने भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है वो जो ट्रांजैक्शन पहले आती जाएगी उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। जब उसकी बारी खत्म होगा तो नेक्स्ट आता जाएगा। इस तरह इसका कंसेप्ट चलता है। टाइम स्टैम्प शुड बी यूनिक एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये मोनोटोनिकली, ये जो इंक्रीजिंग का वर्ड है इसका मतलब जैसे आप मोनोपोली का वर्ड यूज करते हैं जारादारी, ये उसी का कॉन्सेप्ट को ही लिया गया। जब तक यूनिक हो और मोनोटोनिकली हो तो वो आपके टाइम स्टैम्प जैसे ही आपके पास टास्क बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उनको एक टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम के बिना पर जब वो अपन टास्क को कंप्लीट करते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो लॉकिंग या टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग को यूज करके, तो हमारा काफी पोर्शंस जो है जो डिस्टर्बेंस का कंकरेंसी कंट्रोल का सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। तो या आपका टाइम स्टैम्प मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में इजाफा होता है। ठीक है। अब ये इसका यहाँ पर एक ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट में काउंटर इंक्रीजिंग कर रही हो किसकी, मोनोटोनिकली आपकी जो भी आपके कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर रहा होता है तो उसको अगर मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए बहुत मुश्किल आती है। तो वहाँ पर जब यूनिक कॉन्सेप्ट अब जब लिया जाता है तो इसमें ये होता है कि आपके जो काउंटर बेस्ड हैं उनकी जो डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा सा इजीली कर लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर साथ साथ अगर टाइम स्टैम्प अगर इस तरह हो कंडीशंस आ जाए कि अब बाज़ का काउंटर बेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा हो, आपके जो टाइम स्टैम्प के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूनिक आईडीज़ के हिसाब से ज़्यादा क्यूरीज ज़्यादा आ रही हों, तो उसका हमें हल क्या है कि उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक उसको उसकी काउंटर वैल्यू को एक में उसमें काउंटर वैल्यू को रख देते हैं और दूसरी उसकी साइट आईडी के मुताबिक उनके दो टपल बना लेते हैं ताकि इसको मैनेज करना इजीली हो जाता है। अच्छा, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स के मुताबिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स, उसमें अगर ये तो बात होगी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स कैसे इससे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर दो ऐसे ऑपरेशंस आ जाएं जिसमें कन्फ्लिक्ट आ जाए, जैसे कि ओ आई जे या ओ के एल, और आपकी ट्रांजेक्शन दो है टी आई के नाम से और टी के नाम से, तो आपने क्या किया, आपका जो ओ आई जे इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अगर उन पर हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स अप्लाई करते हैं
और इसको हम इसकी कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सारी सी बात है हम इस पर ऑर्डर लगा देंगे कि पहली ट्रांजैक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, दूसरी ट्रांजैक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगी, उसमें टाइम लगा देंगे, तो हमारा ये सोल्यूशन जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि यंगर और ओल्डर ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको सेट आउट कर दे, तो हमारा जो मौजूद जो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स जो है, ये टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स हैं। शेड्यूलर जब हम काउंटर लगा देते हैं, टाइम स्टैम्प लगा देते हैं, तो वहाँ पर शेड्यूलर काम करता है। वो क्या करता है, हर एक ऑपरेशन को चेक करता है जहाँ पर कंफ्लिक्ट ऑपरेशंस के खिलाफ उसका काम ये होता है कि उन्हें तमाम ऑपरेशंस के एक शेड्यूल के मुताबिक चेक आउट करना होता है कि कहीं पर कोई कंफ्लिक्ट ऑपरेशंस ना आ जाए। अगर आ जाए तो उसको कैसे टैकल आउट करना है, ये मैंने हर हिसाब से मैंने आपको मैनेज करके बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही अगर आपके पास सबसे पहले यंगर्स और ओल्डर का अगर कॉन्सेप्ट हो, तो यंगर्स वंस आर अलाउड, ओल्डर रिफ्यूज्ड। तो अगर दोनों एक ही वक्त में आ जाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं बैठ रहे होते, यानी कि उनको एक ही वक्त में टाइम स्टैम्प दे दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे लेसर वाला काउंटर होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और दूसरे वाले को रिफ्यूज कर दिया जाएगा और मना कर दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि आप ये इसके बाद आए या इससे बाद आपकी बारी है, या किसी तरह भी इसको मैनेज करने टाइम स्टैम्प के हिसाब से मैनेज करने के लिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग शेड्यूलर जो है इस पर वर्क करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स क्या होता है। बेसिकली बात जो सारी कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि उन पर टाइम सेट कर देना ताकि जो भी शेड्यूल्स के मुताबिक ऑपरेशंस फॉल कर रहे हैं उसको मेंटेन करना इजीली हो जाए। अच्छा, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स शेड्यूलर जो है वो गारंटी करता है कि आपका जो भी ऑपरेशन है वो सीरियल ऑर्डर में रहेगा। मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो ऑर्डरिंग होती है वो सीरियलाइजेबिलिटी होती है, ये सीरियलाइजेबल होती है जिसको हम ने तरतीब से उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प के हिसाब से उनको आप जब असाइन कर देते हैं तो आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये जो ताहम इसकी जाहिर सी बात है, हमें इस हिसाब से जो टाइम स्पेंड ऑर्डरिंग शेड्यूलर है ये पहले से ही जानता होता है, इसको जरूरत है पहले से जानने की किसको क्या जरूरत है, किसकी क्या सीरियल ऑर्डर बनानी है। तो ये शेड्यूलर का काम ही यही होता है कि पहले से जो ट्रांजैक्शंस आने वाली होती हैं उनको एक शेड्यूल के हिसाब से सेट करता है और फिर उसको एडवांस में काम करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ये फिर उसको टाइम स्टैम्प के ऊपर कंटिन्यू करवाता है। प्रैक्टिकली जो भी ऑपरेशंस आते हैं वो टाइम के हिसाब से आते हैं, वन बाय वन टाइम के हिसाब से आते रहते हैं, तो कोई किस्म की टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स में प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गया। लेकिन अगर हम किसी भी ऑपरेशन की तरतीब को या सीक्वेंस को डिटेक्ट कर रहे हों एज ए रीड और राइट का, पूरा टाइम मैनेजमेंट से लेकर अभी तक कंकरेंसी के तौर में रीड और राइट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। लॉकिंग बेस में भी हमने रीड लॉकिंग, राइट लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया था कि रीड और राइट स्टैम्प उसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है आपके रीड और राइट के टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो भी ऑपरेशंस की सीक्वेंस को डिटेक्ट करना, उनके डाटा आइटम के तौर पर ये भी इसका फंक्शन होता है। रीड और राइट के तौर पर भी इसको ऑपरेट करना भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। अब ये डाटा आइटम जो हो भी सकता है कि सारे का सारा डाटा आइटम होता ही यही है कि या तो सारे का सारा एक्सेप्ट होगा या सारे का सारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी डाटा आइटम्स में जो जो चीज़ें आपने मेंशन आउट की होती हैं उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि जिसको हम अपने डाटा आइटम जब आपके पास स्पेसिफिकली आता है तो उसको मेंटेन करना इजीली हो जाता है। डाटा आइटम असाइंस राइट ट्रांजैक्शंस एक्स के नाम से और रीड ट्रांजैक्शन एक्स के नाम से और राइट ट्रांजैक्शन एक्स के नाम से, जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प दैट हैज रेड और रिटन अ डाटा आइटम, जो कि आपके डाटा आइटम के लिखे जाते हैं और या रीड किए जाते हैं टाइम स्टैम्प डाटा आइटम्स, तब भी असाइन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी ऑर्डरिंग आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ जाए तो वहाँ पर डाटा आइटम का कॉन्सेप्ट फॉल करता है। अच्छा, फॉर अ राइट रिक्वेस्ट इफ एन ओल्डर ट्रांजैक्शन, ओल्डर यंगर का कंसेप्ट है, ओल्डर ट्रांजैक्शन हैज रेड, अगर ओल्डर ट्रांजैक्शन आपकी राइट रिक्वेस्ट में
पुरानी जो ट्रांजैक्शन है, जो पीछे इससे ट्रांजैक्शन है, वो रीड की है, रेड की है, तो या आपके डाटा आइटम में कुछ रिटर्न हो रहा हो, तो आपका ऑपरेशन जो है नेक्स्ट के तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बाद में बताता हूँ, पहले एक और कंसेप्ट ले लें। फॉर अ रीड रिक्वेस्ट, इफ एन ओल्डर ट्रांजेक्शन हैज रिटर्न द डाटा आइटम, देन ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। आपने यहाँ एक चीज नोट की होगी, ये रिटर्न द डाटा आइटम, हैज रिटर्न द डाटा आइटम। अगर कोई भी रिक्वेस्ट या तो वो राइट के केस में आ जाए या वो रीड के केस में आ जाए, अगर आपकी ओल्डर रिक्वेस्ट या ओल्डर ट्रांजैक्शन रिटर्न आपके डाटा आइटम को राइट कर रही हो, यानी कि उस पर कुछ लिखा जा रहा हो, तो तब तक आपके ऑपरेशंस रिजेक्ट होते चले जाते हैं, दोनों केसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वजह से जो वहां पर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो रूल्स है वो डेडलॉक जनरेट नहीं करता। डेडलॉक का मतलब ये होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। डेडलॉक हमारा कंसेप्ट ये है कि दो एक से ज्यादा, जब दोनों कोई एक ट्रांजैक्शन को यूज कर लेता है तो उस पर लॉक लगा देना, और वो लॉक फिर डेड के तौर पे यूज होती है, उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। उसको कहते हैं, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है ये इन दोनों की फेल पर फॉल करती है। जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है उस पर डेडलॉक जनरेट नहीं करता। ठीक हो गया। अब जो यहाँ तक था हमारा जो कंसेप्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स में। हमने अभी तक पेसिमिस्टिक में टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो भी हमने कंटिन्यूटी की है, जिसके बारे में पढ़ा है, उसमें हमने अभी तक टाइम स्टैम्प के हिसाब से पेसिमिस्टिक में उसका नाउ पढ़ा है टाइम स्टैम्प का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो उसी के हिसाब से हमारा टॉपिक होगा कि हमने उसी को ऑर्डरिंग टू कैसे चेक करना है, मल्टी वर्जन कैसे चेक करना है, और उसकी जो थर्ड कंडीशंस है टू, मल्टी वर्जन टू एंड कंजर्वेटिव टू। हम बेसिकली लॉकिंग बेस्ड को कंटिन्यू कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और टाइम स्टैम्प को हमारा ये कंटिन्यू है। अभी तक मैंने आपको टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के बारे में बताया, बेसिक टू, मल्टी वर्जन टू एंड कंजर्वेटिव टू। ये हमारा नेक्स्ट अब टाइम स्टैम्प के आगे कंटिन्यू होगा। टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो भी मैं बात कर रहा था पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक की, इनका कॉन्सेप्ट यही है जो मैं बात की कि पेसिमिस्टिक में पहले से ही तय कर लेना कि ये काम नहीं होना, तो वो कंकरेंसी कंट्रोल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो चैप्टर नंबर 11 जो आपके कंकरेंसी कंट्रोल पर सारा मुश्तमिल है, जो कि अभी तक चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर तक उसको कोशिश करूंगा कि ये कंकरेंसी कंट्रोल का टॉपिक एंड हो जाए, ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक, उसकी तरफ भी जाएं। तो इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके पास ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ये बेसिकली ये प्रॉब्लम्स थी, कंकरेंसी कंट्रोल की प्रॉब्लम्स थी, पेसिमिस्टिक भी और ऑप्टिमिस्टिक भी। उसको हालांकि वो पॉजिटिव वे में थिंकिंग जरूर करता था अपने टास्क को कंप्लीट करने, लेकिन उसको कंप्लीट कैसे किया जाता था, लॉकिंग बेस पर कैसे करना है, या उसको टाइम स्टैम्प के हिसाब से कैसे मैनेज करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने कॉन्सेप्ट लेकर आया, और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि आपने सर ने कहा था कि पेसिमिस्टिक होता है कि हम पहले से सोच के रख लें कि हमारा ये आंसर गलत आना है। वो कंकरेंसी, वो एक कॉन्सेप्ट पेसिमिस्टिक का मैंने ले लिया, लेकिन कंकरेंसी कंट्रोल यही होती है कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन की आ जाए तो एक्सेस करने की जरूरत जब पड़े तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कुछ पेसिमिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक प्रॉब्लम होती हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटेड का सहारा लेकर कुछ कॉन्सेप्ट लगाकर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना।